डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार नाजरीन। दूरदर्शन उर्दू पर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक लेकर हाजिर हूँ मैं मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, आज के इस शुमारे में हम जिस नए करियर ऑप्शन पर बात करेंगे वो है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। नाजरीन, 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद हज़ारों तलबा और तालिबात, उनके वालिदैन और उनके गार्जियंस इस बात को लेकर परेशान रहते हैं और ये सवाल सर उठाए उनके सामने खड़ा रहता है कि आगे क्या, आगे किस लाइन को चुना जाए, कहाँ तालीम हासिल की जाए, क्या तालीम हासिल की जाए और उसमें रोज़गार के कितने मौक़े हैं। और इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आता है ये प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक। आज के इस शुमारे में जैसा कि मैंने बताया, हम बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद ही ख़ास मेहमान, डॉक्टर नेहा गुप्ता, आप नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। बहुत बहुत खैर मकदम मैडम आपका। शुक्रिया। और हमारी दूसरी बेहद ही ख़ास मेहमान गीतिका उपाध्याय जी, आप एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं, करीब 8 सालों से इस फील्ड में हैं और बहुत गहरा तजुर्बा रखती हैं। नाज़रीन, जैसा कि कहते हैं कि आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जिसमें तख्लीक और टेक्निक का संगम होता है, यानी कहते हैं क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी, इनका फ्यूज़न होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे नाज़रीन के लिए? पहले तो मैं डीडी उर्दू को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें आज की युवा पीढ़ी को एक करेक्ट डायरेक्शन मिलेगी। एंड आपने आर्किटेक्चर जैसे प्रोफेशन को फोकस किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा सा वो आज भी हिंदुस्तान में अंडररेटेड है। तो थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर्स कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्किटेक्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा मिलाप है। आर्किटेक्चर में ना लोगों को ऐसा लगता है सर कि हम लोग सिर्फ एक इमारत बना रहे हैं, सिर्फ एक नक्शा बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को आसान कैसे किया जाए। यूज़र परसेप्शन को सोच के हम उस नक्शे को बनाते हैं ताकि वो फाइनली वो जो स्पेस बना रहे हैं ना, चाहे वो बिल्डिंग हो, इंटीरियर स्पेस हो, वो सेफ़ हो, कंफर्टेबल हो, सस्टेनेबल हो। उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, तभी आप उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप क्रिटिकली उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे ना, आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे उस चीज़ का। तो मैं अपने तजुर्बे से तो यही बताऊंगी कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप शहर में जाइए, आप सोचिए कि शहर ऐसा क्यों है, रोड ऐसी ही क्यों है, पानी भरा तो क्यों भरा। जब आप ये चीज़ सोच पाएंगे ना, अलग नज़रिए से देख पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कैसे करना है, एक सोसाइटी को शेप कैसे करना है। तो और आई थिंक जनता को ये, बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एकमात्र ऐसा फील्ड है कि जब आप कुछ स्केच करते हो ना, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो और वो पेपर से आपके सामने वो खड़ा होता है, तो वो सेटिस्फैक्शन और वो हैप्पीनेस आई थिंक कहीं और मैच नहीं हो सकता। और वो सिर्फ खड़ा ही नहीं होता है बल्कि वो सदियों तक उस दिखता है। बिल्कुल, आप जी रहे होते हैं, उस चीज़ जी रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। अब गीतिका जी, आपसे एक सवाल ये कि बात आर्किटेक्चर की होती है तो उसके साथ साथ इंटीरियर की भी बात होती है। तो इंटीरियर का कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी अहमियत है आर्किटेक्चर में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आर्किटेक्चर और इंटीरियर जो है ये अपने आप को पूरा करते हैं। तो इन्हें हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन ये एक दूसरे के पूरक हैं।
जैसे एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है, स्पेस को मैनेज करता है, इंटीरियर डिज़ाइन का रोल ये है कि वो उसमें लाइफ प्रोवाइड करता है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारा बॉडी और सोल का रिलेशन है ना, कि जैसे बॉडी और सोल आपस में बहुत ज़रूरी है एक साथ एक लिविंग स्पेस को रखने के लिए, उसी तरीके से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आर्किटेक्चर तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है आपको स्पेस बता रहा है, लेकिन एक इंटीरियर डिज़ाइनर आपकी उस स्पेस को फंक्शनैलिटी की भी प्रोवाइड कर रहा है। आपके ऑब्जर्वेशंस, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, उन सब को आपको कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि एक शक्ल है खूबसूरत सी और उसको सजाया संवारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। अभी बात चल रही है आर्किटेक्चर की और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। क्या है एक फील्ड, इस पर एक मुख्तसर तज्ज़िया करेगी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। बुलंद-ओ-बाला इमारतें, जदीद घरों का डिजाइन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत इंटीरियर, ये सब आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन की बदौलत मुमकिन है। ये फन सिर्फ इमारत बनाने का नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी को आरामदेह, खूबसूरत और कारआमद बनाने का अमल है। इस शोबे में रिसर्च, तख्लीकी सलाहियत, साइंसी तकनीक और जदीद मशीनरी का इम्तिजाज पाया जाता है। आर्किटेक्ट न सिर्फ ढांचे को मजबूत और पायदार बनाते हैं, बल्कि इसमें जमालियाती हुस्न, फ़नून लतीफ़ा, एनवायरनमेंट उसूलों को भी शामिल किया जाता है। ये शोबा रोजगार के बेशुमार मौक़े फराहम कर रहा है। रियल इस्टेट, अर्बन डेवलपमेंट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, लैंडस्केप डिज़ाइन और इंटीरियर डेकोरेशन की दुनिया में आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स की मांग बढ़ती जा रही है। आर्किटेक्चर और इंटीरियर एक ऐसा करियर है जो बेवक्त तख्लीकी, साइंसी और अमली अहमियत रखता है। अगर आप भी दुनिया को नए रंगों और ख्वाबों के मुताबिक ढालना चाहते हैं, तो ये शोबा आपके लिए कामयाबी के बेशुमार रास्ते खोल सकता है। इस रिपोर्ट से तो आपको लग ही गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और आगे क्या बात करने जा रहे हैं। मैडम नेहा गुप्ता हमारे साथ हैं। अगला सवाल मैडम ये कि अगर कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपनी 12th की पढ़ाई के बाद इस फील्ड को चुनता है, कहाँ जाए, कैसे शुरू करे? देखिए, अगर आपको बी आर्किटेक्चर कोर्स में इंटरेस्ट है तो पहले तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको पूर्ण करने पड़ते हैं। अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो मैथ्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एलिजिबिलिटी है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का 50% एग्रीगेट अलग से होना चाहिए एंड ओवरऑल 50% एग्रीगेट होना चाहिए। यदि आपने 10+2 नहीं किया है, 10+3 दैट इज़ डिप्लोमा भी अगर आपने किया है, तो अगेन मैथ्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है सर, एंड अगेन 50% आपको एग्रीगेट होना चाहिए। अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप नाटा का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर थ्रू कंडक्ट होता है, या फिर आप JEE मेंस 2 को क्लियर कीजिए। यानी इन दोनों तरीकों से आप इन दोनों तरीकों से आप आर्किटेक्चर में एलिजिबल एडमिशन ले सकते हैं। तो ये टेस्ट कब होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन इदारों की बात करें, ख़ास करके उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे हम, जहाँ जाना चाहिए बच्चे जाएं। जी, हिंदुस्तान में ना बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इदारे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, IITs भी कराती हैं? IITs बिल्कुल आर्किटेक्चर की तालीम देती हैं। IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, BHU, NITs भी हैं सर, NIT कैलिकट, NIT हमीरपुर, NIT त्रिची, बाकी CCA कॉलेज चंडीगढ़, सेप्ट यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सिंस हमें पता है आर्किटेक्चर एक फील्ड का कोर्स है, आप स्टूडियो में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो रेगुलरली बच्चों को स्टडी टूर पे लेके जाया जाता है ताकि वो
अलग अलग जगहों का आर्किटेक्चर समझ पाएँ, हेरिटेज समझ पाएँ, वहाँ का क्लाइमेट के हिसाब से कैसे बनता है वो समझ पाएँ। मैडम कब कब फॉर्म निकलते हैं, उसके एग्ज़ाम्स के डेट्स क्या होते, मतलब मंथ्स क्या होते हैं आसपास आप? देखिए, जो नाटा का एग्ज़ाम है वो रेगुलरली कंडक्ट होता रहता है, तीसरे चौथे महीने में वो कंडक्ट होता है। तो इनकी वेबसाइट पे इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। आपको चेक करते रहना है कि जैक के थ्रू कब एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं और नाटा के काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कब उसको ओपन कर रहा है। यूजुअली ये मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में रहता है या फिर मंथ ऑफ अगस्त के टाइम पे ये कंडक्ट करते हैं। मेजरली ये 2 टाइम ऐसे हैं जब ये नाटा का स्कोर आता है और तब एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं। तो वीकडेज़ में ना करके ये लोग वीकेंड्स में प्रोवाइड करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को आसानी से वो इसको अटेंड कर पाएँ और इसको क्लियर कर पाएँ। मैडम नेहा, आप ये बताइए कि ये जो आपने BArch की बात की अभी, ये कितने सालों का कोर्स होता है? 3 इयर्स होता है, 5 इयर्स होता है? नहीं, बी आर्किटेक्चर आपका 5 साल का कोर्स है, जिसमें आपका लास्ट ईयर में आपका इंटर्नशिप होता है 6 महीने का और आपको थीसिस होता है। बट हाँ, ये रेगुलर कोर्सेज के लिए 3 या 4 साल में आपको डिग्री नहीं देता है, ये 5 साल का कोर्स होता है। अच्छा, 5 साल लगते हैं? जी, 5 साल। उसके बाद फिर मास्टर्स की डिग्री होती है? उसके बाद मास्टर्स की डिग्री होती है। बट देखिए, अगर आपने बी आर्किटेक्चर किसी बच्चे ने किया है तो उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। आप बी आर्किटेक्चर करते ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्ट्रेशन लेंगे और आप एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट बन जाएंगे। उसके बाद ही आप एक आर्किटेक्ट की तरह किसी नक्शे को साइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर करते ही आप तुरंत की तुरंत अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। यदि आपको बी आर्किटेक्चर में हम लोग काफ़ी एलीट सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं कि जैसे कि सस्टेनेबिलिटी हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई। तो अगर आपको उन सब्जेक्ट में आपको लगता है आपकी रुचि है तो आप हायर एजुकेशन में मास्टर्स में जा सकते हैं, उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं। मास्टर्स के भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आर्किटेक्चर किया और आप आर्किटेक्ट ही बन गए। आप अपनी रुचि के हिसाब से आप लैंडस्केप वो सवाल पे मैं आता अभी जी कि मास्टर्स की आपकी और क्या क्या ब्रांचेस हैं। जितना ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है समय के साथ साथ, मॉडर्न हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टूल्स आ रहे हैं, वैसे वैसे कोर्सेज भी बढ़ाए जा रहे हैं। गीतिका मैडम, आपसे ये सवाल कि जो नए टूल्स की हम बात करते हैं जैसे VR या कि AR 3D प्रिंटिंग वगैरह, इस पर आप कुछ रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा AR जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, एक होता है हमारा VR जिसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने जो हमारे 3D व्यूज़ या हमारे जो विजुलाइजेशंस हैं उनको ईजी कर दिया है क्लाइंट को समझाने के लिए। सो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी में आप क्या करते हैं, आपके पास फ़ोन होगा या टैबलेट होगा, एक एम्प्टी स्पेस है, उसमें आप उस फ़ोन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप एप्लीकेशंस ऐसी डाउनलोडेड होती हैं जो आपके प्री डाउनलोडेड आपके एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आप इमेजेस दिखा सकते हैं कि आपका रूम ऐसा दिख सकता है। अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, आपका एक VR हेडसेट होता है जो आपने शायद कभी देखा होगा, आईज पे लोग लगाते हैं, गॉगल्स की तरह वो होता है एक थिकनेस, तो उसको हम VR हेडसेट बोलते हैं। उसको लगाने से क्या है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आप बेसिकली इमर्स हो रहे हैं, आप उस रूम को इस तरह से समझ रहे हैं कि वो डिज़ाइन हो चुका है। सो वो आपके क्लाइंट को समझने के लिए बहुत आसानी कर देता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में जब हम डिज़ाइंस बनाते थे, उनमें रंग भरते थे और डिज़ाइंस दिखाए जाते थे क्लाइंट्स को, फिर वो उसमें करेक्शंस होते थे, उसमें काफ़ी वक्त लगता था। अब जबकि VR और AR के आने के बाद से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और बल्कि एक ही 2 सिटिंग में सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्लाइंट और आर्किटेक्ट के बीच। मैडम नेहा, ये कोर्सेज जो हम कराते हैं, एक स्टूडेंट जो BR करके निकलता है उसकी कोर कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं फील्ड में आने के लिए? जब कोई स्टूडेंट बी आर्किटेक्चर करता है उसकी कोर कैपेबिलिटीज़ बहुत डाइवर्सिफाइड है। एक्चुअली मैं आपको ये नहीं कहूँगी वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट बन के निकल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें लोग एलीट सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसमें वो लैंडस्केप भी पढ़ता है, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करता है, वो अर्बन प्लानिंग भी करता है, वो एनर्जी सिमुलेशंस भी करता है, वो डिफरेंट प्रकार के सॉफ्टवेयर्स भी सीखता है। जैसे अभी आपने मैडम ने आपको बताया AR, VR, 3D प्रिंटिंग, तो वो सब भी कोर्स का करिकुलम का पार्ट है। अब डिपेंड करता है उसकी रुचि किस चीज़ में है। तो स्किल्स तो हम उनको हर प्रकार के डेवलप करते हैं। इनफैक्ट उनको मैनेजमेंट स्किल्स भी हम डेवलप कराते हैं कि आप जब साइट पर जाते हैं तो आपको
मार्केट सर्वे कैसे करना है, मार्केट एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा मटेरियल लगाना है। अब न्यू सॉफ्टवेयर्स का इंट्रोडक्शन आजकल काफ़ी इन है, जैसे कि बिम हो गया। जैसे कि बिम में ये फ़ायदा है, जैसे अभी आपने फरमाया कि क्लाइंट 1-2 सिटिंग में ही VR और AR के थ्रू सीख लेता है कि उसको क्या चाहिए, उसको पता होता है। तो ऐसे ही इस टाइप की स्किल्स हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाए। बिम जैसा हम एक प्लेटफॉर्म बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि हमारी ड्राइंग ना पहले से ही 10 बार पहले ही चेक हो जाती है साइट पर जाने से पहले। सारे लोग एक ही ड्राइंग पर काम कर रहे होते हैं, तो उससे टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग सब होती है। तो यस, देयर आर डाइवर्सिफाइड स्किल्स जिससे बच्चा बाहर निकलता है। मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना जी, जी, चाहती मैडम, हूँ। बोलिए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 4 पार्ट्स आपके हैं जिनमें आपको स्टूडेंट जब बाहर निकलता है, फील्ड के लिए रेडी होता है, वो 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिसमें आपका क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन होता है। सेकंड आपकी स्टेज हो गई जिसमें टेक्निकलिटी है। तो टेक्निकल्स में आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स, जिसमें आपका स्पेस डिज़ाइनिंग, स्पेस मैनेजमेंट के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड हो गया, रेविट, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जैसे हो गए वी-रे, लूमियन, और आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर है। इवन अब आजकल तो AI का ट्रेंड है, तो वो AI सॉफ्टवेयर भी आपको आने चाहिए। इसके बाद आपका तीसरा होता है एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें आप स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उसके साथ में उनका बजट कैसे सेट होगा, उसको एनालाइज करे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन क्रिएट करे। और लास्ट में आपका ये आता है एग्जीक्यूशन, जिसमें उसमें ये होता है कि उसको टीम वर्क के साथ कोलैब करना है। आपके हाँ मैडम, laborers ये हैं। ये एग्जीक्यूशन की बात चली तो मुझे भी ऐसा लगता था, जैसा कि बात भी हुई थी, कि एक तरफ तो क्लाइंट होता है और एक तरफ उसकी वर्कफोर्स होती है, जिसमें मेसन भी होते हैं, वेल्डर्स भी होते हैं, और उन दोनों के बीच वो एक मीडिएटर होता है। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि ज़रूरी ट्रेट होगा उस आर्किटेक्ट का, जो उसमें होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारा कम्युनिकेशन गेम है। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ और लेबर के साथ, इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इस वजह से आपको बैलेंस करके रखना है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका, और आपका लेबर्स के साथ में कैसा मैनेजमेंट और कैसा कम्युनिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा मैडम, एक सवाल जो कि अब चीज़ें आर्किटेक्चर, एक आम आदमी तो बहुत कुछ नहीं समझ पाता, मगर जब तहें खुलती हैं, बात निकलती है, एक फील्ड के बारे में जब हम उसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो डेप्थ में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती। कंजर्वेशन आर्किटेक्चर क्या है मैडम? देखिए, हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्चर क्या होता है कि आप कैसे पुरानी इमारत को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ प्रिजर्व करें, तो दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर। तो अब जैसे कि आप सोचिए कि कोई इमारत है, उसको रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको कैसे, उसका जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था उस समय के बनाने का, उसको प्रिजर्व करते हुए आप उसको कैसे ऐसे बना पाएंगे कि वो फ्यूचर रेडी रहे, आगे के टाइम पर भी वो प्रिजर्व रहे, बट अपनी यूनिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को वो लूज़ ना करे। ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक तरफ हम मॉडर्न सिटी प्लान कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्लान कर रहे हैं, और एक तरफ हम अपने हेरिटेज को कंजर्व कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा अगर कोई एक आर्किटेक्ट इन दोनों फील्ड्स में एक साथ काम कर रहा हो, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ होगा। गीतिका मैडम, आपसे ये सवाल कि अब फील्ड बहुत बढ़ गई है, स्मार्ट सिटी प्लानिंग के बाद एक अभी बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट आर्किटेक्चर या इस तरह की कोई चीज़ आई है, इसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो लोग देख रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, उनको बताइए। सो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करके अपना आप में ही एक स्पेशलाइजेशन है। यहाँ आपके SPA और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो इसको कराते हैं। ये अपने आप में एक डिफरेंट फील्ड की तरह ही है, क्योंकि इसमें ये एक्चुअली अर्बन प्लानिंग का पार्ट है, जिसमें आपको ये समझना है कि आपकी कोई भी सिटी है, कोई भी आपका एरिया है, वो रोड्स के साथ में कैसे कनेक्टिविटी है उसकी। आपके मेन बाईपास रोड्स हैं या आपके मेन रिंग रोड्स हैं, उसके बाद आपके आर्टीरियल रोड्स हैं, आपके सब आर्टीरियल रोड्स हैं, देन आपके लोकल हैं, देन आपके स्ट्रीट्स हैं। तो ये सबकी एक हायरार्की होती है,
जिसको आप जब कोई भी सिटी प्लान करते हैं उसमें इन रोड्स का मूवमेंट और इनकी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है जो आप बात कर रहे थे, यहाँ पर आजकल हमारे ट्रांसपोर्ट प्लानर्स की बहुत रिक्वायरमेंट्स आती भी है, क्योंकि जैसे आपने अर्बन प्लानर और टाउन प्लानर टर्म सुनी है, ये उन्हीं के साथ ही कोलैबोरेशन में काम होता है और ये समझाया जाता है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी सिटी में किस किस तरीके से आपकी रोड का मूवमेंट और पैटर्न डिसाइड होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी सिटी को और फंक्शनल बनाती है। मैडम, हम आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं, हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे भी बात करनी है, तो गीतिका मैडम आपसे ही अगला सवाल ये कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अब क्या कुछ नया बदलाव आया है, या कि एक और सवाल उसके साथ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत अब ज़्यादा महसूस होने लगी है, क्यों? वो इसलिए अभी बदलते टाइम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस फील्ड में। जैसे अभी पहले हमारा सिर्फ बेसिक्स ही रहता था, जिसमें आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, थोड़े बहुत वॉलपेपर्स या वॉल पेंट्स या कुछ लगा दिया और वो इंटीरियर्स आपका कंप्लीट हो गया। पर आजकल जैसे आपने एक टर्म बोली स्मार्ट सिटीज़, इसी तरीके से आजकल लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। तो जब लोग स्मार्ट हो गए हैं तो घर भी स्मार्ट की ही ज़रूरत है। तो अब हमारे पास स्मार्ट इंटीरियर्स आ गए हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो सोशल मीडिया ने भी प्ले किया है, वो है पर्सनलाइजेशन। उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट कर दी है सब में कि आपका घर इस तरीके से हो सकता है, या आपका जहाँ आप वर्किंग हैं वहाँ पर वो जगह इस तरीके से हो सकती है। तो इसमें पर्सनलाइजेशन या जैसे हम कस्टमाइजेशन भी कहते हैं, तो वो भी आपका इम्पॉर्टेंट आ गया है और वो आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। और ये सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं है, ये आपके इंडस्ट्रीज़ में है, आपके कॉर्पोरेट्स में है, हर जगह ये हो गया है। जैसे अब आजकल अगर आपने देखा होगा तो कॉर्पोरेट इंटीरियर्स करके एक टर्म है, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें आपको ऐसी स्पेसेस प्रोवाइड की गई हैं जिसमें वो वर्किंग भी हैं और उसके साथ साथ उनके मिनी पार्क्स या मिनी उनके योगा रूम्स और वो सब बना दिए गए हैं। वो इसलिए किया गया है ताकि वो काम के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो रिलैक्सेशन मोड में भी रहें, तो वो बैलेंस कर पाएँ। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है जो इंटीरियर्स में आप सब लोग मांगते ही हैं। मैडम, नेहा मैडम, आपसे ये सवाल कि अब जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी की जाती है, आर्किटेक्चर विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम बात करते हैं कि वेदर प्रूफिंग की, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, और एक GSBT करके है ना, ग्रीन बिल्डिंग किसका सर्टिफिकेशन होता है, प्लैटिनम और क्या क्या सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट, इस पर बताइए। सस्टेनेबिलिटी ही बहुत आजकल फोकस में है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, 3 शब्द हैं, एक है सस्टेनेबिलिटी, एक है ग्रीन आर्किटेक्चर, एक है नेट जीरो बिल्डिंग। सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है कि आप आज की तारीख में नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, पर आप फ्यूचर जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब दोज रिसोर्सेज आर स्टिल अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स। ये ब्रॉड टर्म में हो गया हमारा सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन आर्किटेक्चर वो चीज़ है कि आप नेचर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, आप जो नेचर आपको ऑलरेडी दे रहा है, चाहे वो नेचुरल वेंटिलेशन हो, डे लाइटिंग हो, आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग को क्रिएट कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, तो दैट इज़ हमारा ग्रीन आर्किटेक्चर। इसीलिए जब हम किसी बड़े कम्प्लेक्स का लेआउट देखते हैं तो उसमें ग्रास माउंट्स भी होते हैं, ग्रीनरी स्पेसेस भी होते हैं, ये शायद इन्हीं वजहों से होते हैं, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। एक्चुअली क्या है, जब आप ग्रीन स्पेसेस बढ़ाते हैं ना, तो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट चेंज होता है, तो आपका जो टेम्परेचर है उस एरिया का, बिकॉज ऑफ दैट इवेपो ट्रांसपोर्टेशन जो आपका ग्रीन स्पेसेस दे रही है, उससे कम हो जाता है। तीसरा शब्द है नेट जीरो बिल्डिंग। वो बिल्डिंग वो हुई कि जितनी उस बिल्डिंग को ज़रूरत है एनर्जी की, उतनी ही वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों को लेके ही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। मतलब अफोर्डेबल चीज़ बनाइए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ बनाइए, तो यू आर ऑटोमेटिकली मूविंग टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आपने रेटिंग्स की बात करी, तो काफ़ी प्रकार के ग्रीन रेटिंग्स अवेलेबल हैं। ग्रेहा है, IGBC है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, BEE है, लीड इंडिया भी है। तो इनके अपने अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जिसके कुछ मैंडेट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आप जिस लेवल के उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उस हिसाब से वो आपको, चाहे वो प्लैटिनम रेटिंग हो गया, गोल्ड रेटिंग हो गया,
वो प्रोवाइड करते हैं। जनरली हम लोग IGBC को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में ग्रीन रेटिंग दी जाती है, चाहे वो ग्रीन होम्स हो, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, इंडस्ट्रीज हो, एंड सबके कैटेगराइजेशन भी अलग है। कि जैसे कि अगर मैं ग्रीन हाउसिंग की बात करूँ तो डुअल फ्लश सिस्टम की बात करते हैं कि सिंगल फ्लश सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी आप सेव करो। टोपोग्राफी की बात करते हैं कि अब नेचुरल टोपोग्राफी को आप कंजर्व कीजिए, कितना वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, कितना वॉल टू विंडो रेशियो होना चाहिए, वो सब एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है। गीतिका मैडम, एक सवाल ये कि अभी बात हो रही थी नेबरहुड आर्किटेक्चर या इस तरह की कोई फील्ड के जिसमें हम एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दरअसल हम घूम फिर के अपने लिविंग स्पेस की ही बात करते हैं कि वो सुंदर हो और जिसको कहते हैं कंफर्टेबल हो, तो इस पर कुछ। नेबरहुड प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि सब कुछ हमारे आसपास है। नेबरहुड नाम से ही अपना बता रहा है कि इट इज़ अ नेबर। ऐसा है जैसे आपके आजकल एग्जांपल्स हैं आपके ग्रुप हाउसिंग, जिनमें क्या है आपके रेजिडेंशियल स्पेसेस भी हैं, आपके कॉमर्शियल स्पेसेस भी वही हैं, आपके मिनिएचर पार्क्स भी हैं, आपके देन ओपन जिम्स भी हैं, आपके प्रॉपर जिम्नेजियम्स हैं, आपके क्लब हाउसेस हैं। ऑल इन ऑल क्या है, आपके स्कूल्स भी हैं। ऑल इन ऑल क्या है कि आपका जितना भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको उसी पर्टिकुलर एरिया में फुलफिल करके दे रहा है। ये नेबरहुड प्लानिंग कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि अब क्या है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि हाउसिंग में अगर नॉट एवरी हाउसिंग, तो हर दूसरी तीसरी हाउसिंग में आपको वो एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। एक सिमिलर उसमें जोन में आपका पार्क्स भी हैं, आपके स्विमिंग पूल्स भी हैं। आपको जितना रिलैक्सेशन का या जितने भी आपके काम की चीज़ें हैं वो सब आपको उसी में है। और जो लोग हैं उनमें भी इतना अवेयरनेस हो गया है कि जब वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। अब नेहा जी, आपसे सवाल वापस चलते हैं हम करियर की ओर कि जो लोग डिग्री करके, बैचलर डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो, करके बाहर निकलते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके लिए जॉब के? ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है बिकॉज आई थिंक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। आर्किटेक्चर करके लोगों को लगता है कि हम रियल एस्टेट के टाइप पे एक बिल्डिंग टाइपोलॉजीज, रेसिडेंस, कमर्शियल, मॉल, होटल, हॉस्पिटल ही बनाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फील्ड के दायरे बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ब्रांचेस में है। पहली बात तो हमारी जो सरकार है वो रेगुलरली वैकेंसीज क्रिएट करती है। पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, रेगुलरली अलग अलग स्तर पर वैकेंसीज क्रिएट करते हैं। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो उस लेवल की भी वैकेंसीज होती हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी सरकारी विभाग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मेट्रो कॉरपोरेशंस हों, PWDs हों, इन सब में भी रेगुलरली वैकेंसीज आती हैं। तो बस दरख्वास्त उन बच्चों से ये है कि आप रेगुलरली गवर्नमेंट पोर्टल्स को चेक करते रहा करिए ताकि आपको ये वैकेंसीज के बारे में पता चले। रही बात प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक आर्किटेक्ट बन रहे हैं तो आप सिर्फ बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। आप अलग अलग रुचि के हिसाब से आप लैंडस्केप, अर्बन प्लानर, टाउन प्लानर, रीजनल प्लानर, इनफैक्ट मैं अपने ही तजुर्बे से आपको बताऊंगी, मैंने PWD की बिल्डिंग्स भी निर्माण की हैं, मैंने मेट्रो स्टेशन भी डेवलप किए हैं, मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैंने टाउन प्लानिंग भी की है। तो ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, बस ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत अलग, इनफैक्ट आप एकेडमिशियन बन सकते हैं। आप हाँ मैडम, आपने कहा, ये सवाल मैं गीतिका जी से पूछना चाहूँगा। इस फील्ड में रिसर्च और टीचिंग के भी ऑप्शंस हैं जैसा मैंने पढ़ा है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। इस फील्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टीचिंग्स के लिए भी आपके पास एकेडमिशियन भी आप हो सकते हैं, रिसर्च के लिए भी। इनफैक्ट आपके जर्नल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए भी वो है कि उसमें आप अपना रिसर्च करिए, आप उसको पब्लिश कराइए और उसको आपको प्रॉपर, आपको एक नंबर आपको मिलेगा, आपको एक रेटिंग मिलेगी जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग करेंगे तो टीचिंग के लिए एकेडमिशियन अगर आप बनते हैं तो एकेडमिशियन के साथ साथ आप रिसर्चर एक तो ऑटोमेटिकली ही बनते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको खुद भी बहुत इन डेप्थ समझना ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई अगर आर्किटेक्चर की डिग्री लेता है तो वो फील्ड में जाके उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है कि वो टीचिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अभी एक ऑप्शन और भी आया है जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म। ये अभी बहुत नई फील्ड है। इसमें ऐसा है कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, या तो कुछ फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ आपके
के थियोरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग फील्ड में नहीं कर पाते वो एटलीस्ट इसमें कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक रिसर्च राइटिंग्स हैं जिनमें वो सारा कुछ स्टडी करके रिसर्च करके उनके अकॉर्डिंग जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को पब्लिश करते हैं। सो इसमें भी आपके दोनों तरीके से हैं। अभी फ़िलहाल तो वो रिटन फॉर्मेट में है, पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनको फील्ड में जाने से या तो घबराहट होती है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद फील्ड में उतना नहीं कर पाएंगे, तो वो इस तरफ आ सकते हैं। नया मैडम वापस लौटूंगा मैं एआई पर फिर आऊँगा। ये जो जिसको कहते हैं डिजिटल आर्किटेक्चर, जिसमें हम सारा कुछ डिजिटली करते हैं, इस पर कुछ रोशनी डालिए। नई चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें लोग जानना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल आता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमने रिसर्च की बात करी, तो अभी ये सब चीज़ें अभी रिसर्च में चल रहे हैं। एआई इज़ वेरी इन डिज़ाइन प्रोसेस में भी आजकल एआई का इस्तेमाल होता है। मेजरली जो एआई का हम इस्तेमाल किया जा रहा है वो पैरामीट्रिक डिज़ाइंस में किया जाता है। डिज़ाइन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं पैरामीट्रिक डिज़ाइंस की बात करूं तो क्या होता है कि एक आर्किटेक्चर में ना आपके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कितना एयर फ्लो चाहिए, कितना आपको WWR चाहिए, तो आप वो पैरामीटर्स इनपुट देते हैं। उसके हिसाब से आपका जो एआई जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डिफरेंट मॉड्यूलेशंस करके देता है। तो एक तो आपका डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो गया, दूसरा आपका सिमुलेशंस एंड एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल होता है, जो कि रिसर्च में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है कि आपको एनर्जी सिमुलेशन में आपको कितना डे लाइटिंग है, सोलर पैनल्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका अंदर का थर्मल कंफर्ट कितना है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सिमुलेशंस में इस्तेमाल होता है। एल्गोरिथम्स में एआई का काफ़ी यूज़ है। इससे पहले हमने ऑलरेडी बात करी 3D प्रिंटिंग की, AR की, VR की। तो 3D प्रिंटिंग भी दुबई में जैसे पहला 3D प्रिंटिंग का ऑफिस डेवलप हुआ था। जी। तो इन सब चीज़, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल आर्किटेक्चर ओनली। एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने BIM के बारे में आपको पहले ही बताया था, जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, इससे पहले कैड था, कैड और बिम। कैड था, पहले कैड था, फिर 3D विजुअलाइजेशन के 3ds मैक्स आया, स्केचअप आज भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको क्विक गूगल स्केचअप, अब गूगल नहीं रहा वो, तो स्केचअप इस्तेमाल किया जाता है। फिर रेविट आया। रेविट क्या है, आपको 2D और 2D में आप ड्राफ्ट करेंगे, आपको 3D में वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। बट उसके लिए बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आसान लगता है 2D से 3D ट्रांसफॉर्मेशन, बट आपको एक एक इनपुट पता होना चाहिए, एक एक पैरामीटर पता होना चाहिए, ताकि आपके करेक्ट क्रॉस सेक्शंस निकल कर आ पाएँ। बट तब भी मैं सर बच्चों को यही कहूँगी कि सॉफ्टवेयर आना बहुत ज़रूरी है, पर हाथ की स्किल होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप साइट पे खड़े होते हैं और जब आपसे कोई मजदूर आपसे चीज़ पूछ रहा होता है, तो आप टैबलेट नहीं निकालते, आपको वहीं पर दीवार पे स्केच करके बताना पड़ता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होगी। ये बात ठीक है, कंसेप्चुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्किटेक्चर की फील्ड में। और जब मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं, एआई आ गया और चीज़ें, और इतना बड़ा ट्रेन वर्क फोर्स है, बिल्कुल, और इसकी मांग बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मीडिया बढ़ा है, सोशल मीडिया स्पेशली, तो बाहर से सारी चीज़ें, सारे डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से अंदर आ रहे हैं कि डिज़ाइंस क्या हैं और घर कैसे लगते हैं, ऑफिसेस कैसे लगते हैं, और उसी से शायद मुझे जैसा लगता है कि डिमांड क्रिएट हो रही है, लोगों की ख्वाहिश और बढ़ रही है कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, जागरूकता भी बढ़ रही है। तो उस वजह से इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और आप जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस फील्ड में और जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का अप्रोच रखिए। आपको लगता होगा कि 5 साल का कोर्स है, लंबा कोर्स है, पर ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग कोर्स। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कहें कि हो जाएगा। नो, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करिए, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टीम वर्क है। आर्किटेक्चर वन मैन आर्मी नहीं है। आपको हर ओहदे के इंसान से इंटरैक्ट करना है, आपको हर डिसिप्लिन से इंटरैक्ट करना है। आपको साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, मार्केट एनालिसिस, वेंडर्स, मजदूर, हर डिसिप्लिन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट रिक्वायरमेंट।
हर इंसान की आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनसे सीखने को मिलता है। तो पहली चीज़ तो अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑलरेडी सफल हो गए, आपका प्रोजेक्ट बहुत स्मूथ रन करेगा, टाइमली रन करेगा। और जो ख्वाहिशमंद इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इंडिया अभी अर्बनाइजेशन के दौर में है, स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाउसेज हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग है, एआई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आपको अपना विजन क्लियर रखना है, आपको सपने देखने हैं, उनको सपनों को हकीकत में तब्दील होते हैं, उस जर्नी को महसूस करना है। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड आई थिंक क्रिएट मीनिंगफुल डिज़ाइंस। गीतिका मैडम, आपसे ये सवाल कि जब इस प्रोफेशन में कोई कदम रखता है तो उसका कहाँ से शुरुआत होती है और कैसे उसका प्रमोट होता है, क्या क्या ग्रेड्स और क्या क्या नाम होते हैं, कुछ ऐसा कुछ शेयर करें। सो बेसिकली अगर आप कोई प्रोफेशन में, जब आप इस प्रोफेशन में उतरते हैं तो आपके पास एक तो बहुत सारी फर्म्स हैं जहां आप जा सकते हैं। उसके बाद आप एक छोटे से जूनियर आर्किटेक्ट से कई बार शुरू करते हैं या जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर से शुरुआत करते हैं। वहाँ से करते करते जब आप सीखते हैं कि डिटेल्स कैसे की जाती है साइट पे, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तब आप 2 साल में 3 साल बाद आपको समझ में आता है कि आप किसी एक लेवल पे आ रहे हैं, आप कुछ समझ में आ रहा है, तब आप वहाँ पर एक आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट की पोस्ट पे असाइन होते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद और आपको जब एक्सपीरियंस होता है तो आप ड्राफ्ट्समैन या और भी लोगों के साथ जब बात करते हैं, जब आपकी क्लाइंट हैंडलिंग भी आती है, फिर आप सीनियर आर्किटेक्ट के रोल में भी आते हैं। और इनमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे अगर आप फील्ड में चले गए, सिर्फ फील्ड में हैं, आप ऑफिस वर्क नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको साइट इंजीनियर्स भी बोला जाता है या साइट आर्किटेक्ट्स भी बोला जाता है। हमारी ऐसी बहुत सारी एमएनसीज भी हैं, जैसे एलएनटी हो गया, या और भी ऐसी हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं। इसीलिए अभी जैसे आपने बताया डेवलपमेंट फेज़ में है हमारा इंडिया, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे हाउसिंग ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ भी हैं जो बेसिकली हायर करते हैं आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को डिफरेंट रोल्स के लिए। कोई हायर करता है सिर्फ मटेरियल स्पेसिफिकेशन के लिए अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, कोई हायर करता है सिर्फ आपकी फ्लोरिंग का क्या आपका रोल है, फ्लोरिंग का आपका क्या है, तो वो फ्लोर डिज़ाइनर्स होते हैं। देन आपके हो गए एक्सपर्ट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच बताते हैं, कुछ सिविल इंजीनियर्स हैं या साइट आर्किटेक्ट्स भी ये रोल प्ले करते हैं कि वो आपके बिल्डिंग का लोड वगैरह आपको समझाएं कि आपका बिल्डिंग का बीम, कॉलम बीम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, कहाँ क्रिएट होगा, कितना उसमें आपका रेनफोर्समेंट आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद जब आपको 8-10 साल कम से कम हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है, तब आप बिल्कुल बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आता है कि ये फील्ड चाहती क्या है। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि आपको ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे अगर आप साइट पर हैं, आप स्केच करके तो दिखाना ही है, आपको वो काबिलियत आप में होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको टूल्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को आसानी से समझा सकें, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है कि क्लाइंट्स कंपेयर करते हैं कि वो तो ऐसे बताता था, वो तो ऐसे बताता था। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। मैडम, इंटरनेशनली भी तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली इंडिया का की पहचान भी बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, उनकी मांग भी बाहर अच्छी है, स्पेशली हम कहें गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूएई वगैरह में। तो इंटरनेशनल एरिना पे देखें तो वहाँ भी तो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इंटरनेशनली भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी ऐसे बहुत सारे मेरे नोन लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ से जाके दुबई में या कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में डिफरेंट अपने अपने ऑफिसेज़ भी सेट किए हैं, क्योंकि जो उनकी स्किल्स हैं वहाँ पर उनको बहुत वैल्यू किया जाता है यहाँ से। और आप यहाँ इंडियन एमएनसीज़ भी ऐसी हैं जो यहाँ से 4 साल या 5 साल या 6 साल 8 साल ट्रेन करके आपको अब्रॉड भेजती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं नोन में जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, कंस्ट्रक्शन में मैनेजर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो यहाँ से स्पेशली दुबई के या स्पेशली बर्मिंघम या आपके और लंदन और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें हैं कि वो उनको बुलाया जाता है और उनसे उनकी स्किल्स को यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली जापान ने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन की हैं, आपकी चाइना ने ओपन की हैं कि आप आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स यहाँ आप आएँ। ओमान की बात करेंगे, वहाँ पर भी है, क्योंकि वहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ के जो स्किल सेट्स हैं वो प्रॉपरली वो लोग वहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट और उन सबको स्टडी करके एनालाइज करके फिर वो बिल्टअप्स क्रिएट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो हेल्प आउट करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो आप बाहर अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बाहर अपने फील्ड के साथ में बाहर आप अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेहा मैडम,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई तो गवर्नमेंट भी तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट कर रही है, मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं या कि रोड्स बन रही हैं और बहुत से किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं। मतलब एक कई स्मार्ट सिटी की बात तो ऐसे ही की जाती है और हम देख रहे हैं उन स्मार्ट सिटीज़ को बनते हुए, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट में भी तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा होगा। आप क्या कहती हैं? गवर्नमेंट में डेफिनेटली, मैंने आई थिंक पहले भी बताया था कि रेगुलरली पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वैकेंसीज निकालते हैं। अगर गवर्नमेंट की हम वैकेंसी की बात करें तो लेवल 8 से लेवल 8 जो CDA का होता है उधर से गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती हैं कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो लेवल 8-9 विच इज़ जनरली नोन एज नॉन एग्जेक्टिव लेवल्स, आप वहाँ पे एज अ ड्राफ्टमैन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मेजर वैकेंसीज आपके लेवल 10 पे निकलती हैं। अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में AN बोला जाता है उसको, तो कहीं पे उसको असिस्टेंट आर्किटेक्ट बोला जाता है, कहीं पे आर्किटेक्ट असिस्टेंट बोला जाता है। तो PWD से उसको रेगुलरली निकालती हैं, दिल्ली मेट्रो निकालती है, NC रैपिड मेट्रो ने उसने अभी निकाली हैं। चीफ इंजीनियर्स लेवल दैट इज़ लेवल 13 एंड लेवल 14 पे भी निकलती है। तो अलग अलग ओहदे पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के साथ ये वैकेंसीज निकाली जाती है। जनरली अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तो मेजरली बी आर्किटेक्चर दैट इज जस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिज़ायरेबल में वो आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, डिज़ायरेबल में वो आपका मास्टर्स मांगते हैं। अगर आपने बी आर्किटेक्चर भी किया है देन यू आर वेरी वेल एलिजिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मैडम, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से लोग डिग्री लेके निकलते हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से, कुछ प्राइवेट से, कुछ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से या के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस से। इनकी डिग्री से भी कोई फ़र्क पड़ता है नौकरी पाने में? देखिए, नौकरी पाने में ऑफ कोर्स सबसे पहले जब आपका कोई भी पोर्टफोलियो देखता है तो आपके इंस्टीट्यूशन देखता है, वो आपकी एजुकेशन देखता है, तो पहला प्रभाव तो पड़ता ही है। बट ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आपको स्किल्स हैं, आप अगर अप टू डेट हैं, आपको करंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, यू कैन टेक योरसेल्फ एनीवेयर। जैसे कि मैंने बताया कि ये दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ टीम वर्क, तो आपको कोलैबोरेशन आनी चाहिए, आपको क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट समझाना आना चाहिए। देखिए, क्लाइंट बहुत अवेयर है, AI भी है, बाकी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, उनको ऑलरेडी एक विजन होता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो आपको वो समझ होनी चाहिए कि आप किसके लिए बना रहे हो। सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं बना रहे थे, आप एंड यूज़र के लिए बना रहे होते, क्योंकि कई बार तो क्लाइंट बिल्डर भी होता है ना, तो आपको एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, कई बार बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोचेस होती हैं, क्लाइंट ने कुछ देख लिया बट शायद वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्लास बिल्डिंग्स दिल्ली के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो भी आपकी लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप वेस्टर्न कल्चर को ले रहे हो, आप खूबसूरती देख रहे हो, आप सस्टेनेबिलिटी को नहीं देख रहे हो, दुबई सिंगापुर को कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन को आप ज़रूर लाइए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट येस प्लीज़ सी कि वेदर इट फिट्स इनटू योर कॉन्टेक्स्ट और नॉट। तो अगर आपने आज के दौर के हिसाब से सॉफ्टवेयर स्किल्स अपग्रेड कर ली, आपने सस्टेनेबिलिटी समझ लिया, आपने क्लाइंट के बजट को समझ लिया, आपने अपनी बात को समझाना समझ लिया, तो आई थिंक इसकी कोई पैकेज का कोई वो है ही नहीं। जैसे मैम ने अभी बताया, आप जूनियर आर्किटेक्ट से शुरू करते हैं एंड जैसे जैसे आप अपने आप को मार्केट में प्लेस करते रहेंगे वैसे वैसे पैकेजेस आपके बढ़ते रहेंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स का खेल है सारा, एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का सीन है पूरा। गीतिका मैडम, आपके लिए ये सवाल के लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए ये फील्ड कैसी है? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। बिल्कुल, विमेंस के लिए मैं बात करूँ, ये फील्ड बिल्कुल सेफ़ है। जिनको शायद ऐसा लगता है कि साइट्स पे रहना पड़ता है तो वो अनसेफ हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब साइट पे जाते हैं तो आप लीडरशिप रोल में जाते हैं, तो वहाँ आप सबको समझाते हैं। सो इट इज़ लाइक कि इट इज़ अ वेरी सेफ फील्ड फॉर फीमेल्स ऑल्सो। और इसमें अब आजकल क्या एक अपॉर्चुनिटीज़ और भी चल गई हैं कि आप इसे कुछ चीज़ें, कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी कई बार प्रोवाइड करती हैं। जैसे इसमें बहुत सारे बाइफिकेशंस भी हो सकते हैं। आपका एक पार्ट होता है प्लानिंग का, तो प्लानिंग अगर जो करता है, जो प्लानर है, वो बेसिकली आप आराम से ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के भी प्लानिंग की जा सकती है, तो वो ऑप्शन भी आप है, तो वहाँ आप अपने घर के साथ भी बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 3D विजुलाइजर्स हैं, वो भी बेसिकली उनका काम भी सॉफ्टवेयर्स के साथ ही है, तो वो उनको एक सेफ़ प्लेस चाहिए, वहाँ बैठ के कर सकते हैं। अगर आप साइट्स की बात करें तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि मैंने साइट्स भी की हैं,
और टाइम भी ऐसा नहीं है कि बहुत अर्ली हम निकल जाते हैं या कुछ ऐसा नहीं, बट यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज द साइट। अगर आपको वो आता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट ही नहीं हो सकती। एंड इट इज़ येस वन ऑफ द सेफेस्ट फील्ड्स। ये आपको बस खाली आपको मैनेजमेंट स्किल्स इसमें जो रिक्वायर्ड है वो आनी चाहिए, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ जो ज़रूरी हैं वो आपको पता नहीं होना मैडम, चाहिए। धूप में काम करना होता है तो वो हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती है सर, ये मैम ने आपको यही बताया, हम कई बार ये चीज़ कह चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अगर अपने विजुअलाइजेशंस में क्लियर हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हैं, आपको पता है आपका काम कैसे निकालना है, फिर टीम वर्क चाहे कुछ भी हो, चाहे लेबर्स के साथ में हो, चाहे इलेक्ट्रीशियंस के साथ में हो, साइट इंजीनियर्स हो या कोई भी हो, आपका आराम से टीम वर्क निकलता है। यूजुअली हमने देखा है कि HVAC या आपके और जो भी सर्विसेज होते हैं वो यूजुअली ऐसा माना जाता है कि ये फील्ड में मेंस का ज़्यादा रोल है, मेन का मगर ज़्यादा ऐसा रोल है, पर होता नहीं है। ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। गीतिका, नेहा मैडम, जाते जाते कुछ शब्दों में आने वाले समय के लिए जो आर्किटेक्चर की फील्ड का जो फ्यूचर है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, चंद शब्दों में 30 सेकंड में कह लीजिए, अपने विचार रखिए कि इस करियर का फ्यूचर क्या है, क्या देखती हैं? देखिए, आज की तारीख में आप कोई भी बिल्ट एनवायरनमेंट देखेंगे, वहाँ आर्किटेक्ट है, वहाँ इंटीरियर डिज़ाइनर है। चाहे हम स्टूडियो में बैठे हैं, ये भी एक आर्किटेक्ट ने बनाया। तो घर, मोहल्ला, शहर, आप कहीं पर भी जाइए, आर्किटेक्ट का रोल दिखाई देता है। रही बात फ्यूचर की, डेफिनेटली AI आ गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि AI हम लोगों को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आप हेरिटेज को, आप वैल्यूज़ को, आप कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आप लोगों को समझते हैं, वो सेंसिटिव प्रोफेशन है, आप उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ करते हैं। AI डेफिनेटली आ गया है, वो आपकी हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेगा, आपको डिफरेंट पैरामेट्रिक डिज़ाइंस देगा, बट जो आप एज अ ह्यूमन सोच सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, हकीकत में तब्दील होते हुए देख सकते हैं, बहुत शुक्रिया, वो और कोई नहीं कर बहुत सकता। शुक्रिया मैडम। गीतिका मैडम, चंद शब्दों में। सो मैं बस इतना कहूँगी, आजकल जो लोग ये सोच रहे हैं कि AI आ गया है तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, बट आई विल से दैट इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन में हेल्प आउट करता है एंड ह्यूमंस का रोल वही रहेगा, फाइनल एग्जीक्यूशन आप ही का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए। तो यहीं पर ख़त्म होता है प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा। आगे भी हम ऐसे ही नए करियर ऑप्शंस लेकर आते रहेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।